ओके, तो बच्चों हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड शुरू है, ठीक है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हमको दो पार्ट में है, जिसका पहला पार्ट हमारा शुरू है दैट इज लिक्विड एट रेस्ट। लिक्विड एट रेस्ट मतलब एक कंटेनर में जमा हुआ पानी या एक ग्लास में जमा हुआ पानी या फिर ऐसा पानी जो मोशन में ना हो, जिसके अंदर किसी भी किस्म की मोशन ना होती हो, दैट इज एट रेस्ट। लेकिन क्या लिक्विड एट रेस्ट, इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, है ना। आपने हाइड्रो का नाम सुना होगा। हाइड्रो मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू वाटर और स्टैटिक मतलब रुका हुआ। सो हाइड्रोस्टैटिक मानी रुका हुआ फ्लूइड। ओके, हम आज देखेंगे कि जब पानी रुका हुआ होता है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। अब तक हमने ये देखा है। आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं और उस प्रॉपर्टी का नाम है सरफेस टेंशन। तो आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो ये है कि सरफेस टेंशन क्या होता है और ये इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो सरफेस टेंशन को अगर आपको समझना है तो बहुत ही आसान है ये। इसको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है। अगर आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ जाएगा तो ये सरफेस टेंशन आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए आप एक छोटी सी एग्जांपल कंसिडर कीजिए, ठीक है, जिसमें मैं एक रबर की चादर लेता हूँ। ये हमारी रबर की चादर, ठीक है, और ये सब उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इस रबर की चादर को मैं नाम देता हूँ इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया मैंने इस रबर की चादर का? इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, मैं क्या करता हूँ इसको, इस रबर की चादर को एक तरफ से फिक्स कर देता। ये एक तरफ से होगी रबर की चादर हमारी फिक्स और दूसरी तरफ से मैं इसको फोर्स लगाता हूँ। फोर्स लगाया हूँ तो मैं इसको बोलूँगा स्ट्रेच्ड। फोर्स लगाने से ये चादर कैसी हो जाएगी? स्ट्रेच्ड हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैं इसको फोर्स लगाता हूँ तो ये मॉलिक्यूल है रबर की चादर का, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर आ जाएगा। ये जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आ जाएगा। जब तक हम फोर्स लगा के रखेंगे सबके सब मॉलिक्यूल्स यहीं रहेंगे। जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा, ये सब के सब अपनी इनिशियल पोजीशन पर चल जाएंगे, है ना। रबर इस तरह तो बिहेव करता है। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? वापस अपनी जगह पर चल जाएंगे। ये वापस अपनी जगह पर क्यों गए? क्योंकि ज़रूर ऊपर से किसी ने इनको पकड़ के खींचा होगा, तभी तो वो अपनी जगह पर वापस गए, ठीक है। तो किसने खींचा? तो इसके ऊपर क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है, ये सब मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर। तो इसको खींचा भी किसने होगा पकड़ के? फिर इन मॉलिक्यूल्स ने खींचा होगा पकड़ कर, ठीक है। तो एक बात हमको इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आई है कि रबर की दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसलिए हमने इसको कहा है इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फिर से एक और बात, हम सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं। सरफेस टेंशन को समझने के लिए हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को समझने के लिए हमने एक रबर की पतली सी चादर लिया जिसको हमने इलास्टिक मेम्ब्रेन या इलास्टिक शीट भी कहते हैं इसको, इलास्टिक शीट भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। फिर ये वापस अपनी जैसी फोर्स हम लोग हटाते हैं वापस अपनी जगह पर चला जाता है। वापस अपनी जगह पर क्यों गया है? क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? फोर्स। ये दो मॉलिक्यूल के बीच में की फोर्स क्या कहलाती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों सॉलिड में भी होती है, ये एग्जाम्पल हमने सॉलिड की लिया है, और लिक्विड में भी होती है और निग्लिजिबल गैसेस में भी होती है, ठीक है। लेकिन ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, गैसेस में निग्लिजिबल होती है। इवन आइडियल गैसेस में तो हम लोग इसको आइडियल गैसेस में तो बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है। ओके, ये होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उम्मीद है आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गई होगी। तो अगर हमको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करना है तो हम कैसा डिफाइन करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two molecules is known as इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमको समझना है वो समझना है इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। अब हम इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन को समझते हैं कि इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन कैसे कहते हैं। फिर से मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारी एक रबर की चादर है और इस रबर की चादर को फिर से हम एक तरफ से फिक्स कर देते हैं और ये एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने से यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फोर्स लगाया हमने। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से बैरूनी फोर्स लगाया हम लोगों ने, क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होती है? फोर्स होती है। लेकिन हम किसकी? एक्सटर्नल फोर्स लगाए। ओके, एक्सटर्नल फोर्स होने की वजह से क्या होगा? ये एक्सटर्नल फोर्स होने की वजह से क्या होगा? ये
स्ट्रेच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चादर क्या हो जाएगी? खिंचाव महसूस करेगी। इसके मॉलिक्यूल क्या महसूस करेंगे? खिंचाव महसूस करेगी। ठीक है, तो ये खिंचाव के लिए मैं अल्फाज इस्तेमाल करूंगा स्ट्रेच्ड। क्या होगी? स्ट्रेच्ड होगी। ओके ओके। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट जब फोर्स हम लोग लगाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या होगी? है स्ट्रेच्ड हो गई है। ठीक है, ये कहलाती है स्ट्रेच, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ये इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन किस तरह बिहेव करती है इसको ध्यान में रखिए। देखिए, जब हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया था तब इसका एरिया कैसा था? इसका एरिया बहुत ही छोटा, इसका एरिया छोटा था। ठीक है, हमने इसको जब स्ट्रेच किया तब इसका एरिया कैसा हो गया? बहुत ज़्यादा, इसका एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो बड़ा हुआ एरिया है, बड़ा ये जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या चाहती है? ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन अपने एरिया को क्या करना चाहती है? छोटा करना चाहती है ना। ये फोर्स लगी हुई मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? हमारी इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। और जैसी फोर्स हटाएगी वापस अपनी जगह पर चल जाएगा, यानी कि इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या चाहती है? अपने एरिया को छोटा करना। तो आप इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी देखिए। ये हमारा बलून है। अब ये रबर की चादर है, ये बलून बोले तो ये रबर की चादर से बना हुआ होता है। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल ये सिर्फ एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है। ओके, हमने क्या किया? इसको फोर्स लगा के ऐसा फुगा दिया। ओके, तो अब इसकी ये जो चादर है, ये जो इसकी आउटर लेयर है, वॉल्स है, ये कैसी होगी? इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होगी। अब क्या होगी? ये इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या चाहती है? अपने एरिया को छोटा करना। क्या प्रूफ है? अपने एरिया को छोटा करना चाहती है। आप इसके अंदर की एयर निकाल दीजिए, ये फिर से वापस अपनी जगह पर हो जाएगी। तो एक और बार फिर से रिवीजन, हमने सरफेस टेंशन को स्टडी करना है। सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे हैं। सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने एक रबर की चादर से समझा है। दो मॉलिक्यूल के बीच में की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है। जब ये रबर की चादर को हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं, ये स्ट्रेच कर देते हैं, ये स्ट्रेच किए हम लोगों ने, है ना, तो ये कहलाती है इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या चाहती है? अपने एरिया को छोटा करना चाहती है, इसलिए वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। अब मैं जो बोलूँगा उसको आप एक बुक पर या किसी भी नोटबुक पर आप लिख के रखिए। ये जो सरफेस टेंशन है, ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर में बच्चों ये पानी भरा हुआ है ये सब, और ये है इसके सबसे ऊपर की लेयर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए मैं इतने हिस्से को कहूँगा क्या? सरफेस। इतने हिस्से को क्या कहूँगा मैं इसका? ये क्या है? सरफेस। तो किसी भी बॉडी का सरफेस क्या होता है? किसी भी बॉडी का सरफेस क्या होता है? किसी भी बॉडी का सरफेस वो होता है जिस हिस्से से एयर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, वो क्या कहलाता है? सरफेस। तो ये एक सरफेस हो गया, ये भी एक सरफेस, ये भी एक सरफेस, ये भी एक सरफेस, है ना। जैसा कि हमारा बुक जो बंद बुक है उसका कवर क्या कहलाएगा? सरफेस कहलाएगा। तो ये हो गया सरफेस। टेंशन का मतलब इस यूनिट में बेसिकली होता है फोर्स। तो सरफेस टेंशन मतलब सरफेस पे लगने वाली फोर्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान में रखिए, मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये जो कंटेनर में जमा हुआ पानी है, इसकी जो ये सरफेस है, ये सरफेस जो बिहेव करती है बच्चों, वो इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। एक सरफेस की एक लिक्विड की सरफेस किस तरह बिहेव करती है? इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि पानी की सरफेस किस तरह बिहेव करती है? इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। ओके, क्या प्रूफ है कि पानी की सरफेस इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है? मैं आपको इसके कुछ प्रूफ बताता हूँ। ठीक है, ओके, देखिए इसका एक प्रूफ, ये हमारा ब्रश है। ठीक है, अब हमने इसको पानी में डाला। ठीक है, अब जैसे इसको पानी में से हम लोग निकालेंगे तो इसके अतराफ क्या होगी? एक पानी की लेयर जमा हो जाएगी, है ना, पानी की लेयर जमा हो जाएगी। और जैसे ये बाहर निकलेगा, ये क्या करेगा? अपने एरिया को छोटा कर लेगा। देखिए पानी के अंदर इसका एरिया कैसा है? बहुत बड़ा है। पानी के अंदर इसका एरिया कैसा है? छोटा है। और अभी हम लोगों ने देखा है कि इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या चाहती है? अपने एरिया को छोटे से छोटा करना चाहती है। और पानी की सरफेस भी किस तरह बिहेव करती है? इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। इसलिए जब हमने इस रबर के ब्रश को बाहर निकाला तो इस रबर के ब्रश पर बाहर से एक पानी की लेयर जमा हो गई थी, और ये लेयर किस तरह बिहेव करती है? इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। और इसलिए ये अपने एरिया को क्या कर देती है? छोटा कर देती है, जिसकी वजह से ब्रश का एरिया जो यहाँ पर बहुत बड़ा था वो बाहर आने पर कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि पानी की सरफेस किस तरह बिहेव करती है? इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। उम्मीद है आपको इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसमें का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोहेसिव फोर्स।
कोहेसिव फोर्स क्या होती है। ठीक है, ओके। देखिए ये पानी है और ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को खींचते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के जरिए, है ना, क्योंकि दोनों भी पानी के ही मॉलिक्यूल है, यानी कि यहाँ पर सब्सटेंस कैसा है, सेम सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस है। तो अगर सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, ये सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक और बात को समझिए आप, ये हमारे ग्लास के मॉलिक्यूल है, ये हमारी ग्लास की एक बॉडी है और ये ग्लास के मॉलिक्यूल है सबके सब। ठीक है, आपने क्या किया, इसके ऊपर पानी फेंका, ये हम लोगों ने इसके ऊपर पानी फेंका, कुछ पानी ज़मीन पर गिर जाता है लेकिन कुछ पानी इससे स्टिक हो जाता है, तो हम बोलते हैं ग्लास क्या हो गया, हमारा गीला हो गया, है ना, कुछ पानी ग्लास से स्टिक हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये इससे चिपका होगा, क्यों, क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल को क्या किया होगा, अपनी तरफ खींचा होगा, है ना, तभी तो क्या बोलते इसने ये ग्लास, ये वाटर के मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल को स्टिक हो गए होंगे, आई बात समझ। तो जिस तरह सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उस तरह दो अलग अलग सब्सटेंस, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने लिए ग्लास और यहाँ पर हम लोगों ने लिए क्या, ये काय के मॉलिक्यूल्स है, वाटर, उसी तरह ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अगर सेम सब्सटेंस के बीच में हो तो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। उसी तरह अगर दो अलग अलग सब्सटेंस है, यहाँ ग्लास है और यहाँ वाटर है, तो उस वक्त हम इसे कहते हैं एडिसिव फोर्स। ठीक है, तो व्हाट इज एडिसिव फोर्स, किस तरह हम लोग डिफाइन करेंगे एडिसिव फोर्स को। What is adhesive force? The force of attraction between the molecule of different substance. The force of attraction between the molecule of different substance is called as adhesive force of is called as adhesive force, और इसको क्या दूसरे नाम में हम लोग force of adhesion भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक हमारा लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये इसको ग्राफिकली मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे ग्लास के एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कीजिए, सॉरी पानी के मॉलिक्यूल को कंसिडर कीजिए। यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा और इसको भी अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इसको नहीं खींच पाता है। क्यों नहीं खींच पाता होगा इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल, क्योंकि इसकी इतनी रेंज नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ उसी मॉलिक्यूल को खींच पाएगा जो 10⁻⁹ मीटर के अंदर होगी। आगे बात समझ। सो 10⁻⁹ मीटर के अंदर मान लेते हैं हम लोग ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, और ये 6 मॉलिक्यूल काय में है 10⁻⁹ मीटर के अंदर है। तो 10⁻⁹ मीटर क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की रेंज कहलाएगी। आगे बात समझ। तो अगर हमको रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिफाइन करना है तो हम लोग कैसा डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल in which the molecular force of attraction is effective, in which the molecular force of attraction is effective। जहाँ तक इसका क्या दिखेगा हमको, इफेक्टनेस दिखेगा, इसका हमको क्या दिखेगा, इफेक्टनेस दिखेगा या इफेक्टिवनेस दिखेगा। क्या दिखेगा हमको, इफेक्टनेस दिखेगा। वो क्या कहलाएगा, उसका रेंज, उसकी रेंज कितनी होती है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ओके। अब देखिए ये इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसके बीच में मॉलिक्यूल होगी उसको भी खींचेगा। हम क्या करते हैं, इन सारे मॉलिक्यूल को मिलकर एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है वो हमारा इमेजिनरी स्फीयर। ये इमेजिनरी स्फीयर हमारा कहलाएगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या कहलाएगा ये हमारा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, ओके। अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को हमको डिफाइन करना है तो कैसा डिफाइन करेगी, एन इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर, विथ अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज कितनी है हमारी 10⁻⁹ इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आगे बात आपको समझ में। अब थोड़ा सा हम लोग नोट्स देख लेते हैं कि हम लोगों ने नोट्स में क्या क्या लिखा है। ठीक है, ओके। देखिए नोट्स में सबसे पहले हम लोगों ने सरफेस टेंशन शुरू किया था, सबसे पहले हम लोगों ने सरफेस टेंशन शुरू किया है, ये हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन में हम लोगों ने शुरू किया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी
टू मॉलिक्यूल इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हमने कोहेसिव फोर्स देखा। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स, और फोर्स ऑफ कोहिजन भी हम इससे कहते हैं, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड एंड वीकेस्ट इन गैसेस, लेकिन ये लिक्विड में भी होती है ना, ओके। अब देखिए एडिसिव फोर्स किसे कहते हैं हम लोग? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। हम लोगों ने यहाँ ग्लास, हम लोगों ने यहाँ पर क्या एग्जाम्पल कंसिडर किया था? ग्लास, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या कंसिडर किया था? ग्लास हम लोगों ने यहाँ कंसिडर किया था ग्लास और, खैर वो नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ ग्लास और क्या बोलते हैं वाटर के मॉलिक्यूल कंसिडर किया था। कोहेसिव फोर्स में हम लोगों ने दोनों भी मॉलिक्यूल किसके? वाटर के कंसिडर किया था। रेंज कितनी होती है उसकी? 10⁻⁻9 मीटर होती है, ठीक है, ओके। इसलिए हम इसे शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब और थोड़ी सी डिस्कस करते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। अगर हम बात करें सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन हमें ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? सरफेस टेंशन हमें ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये इसको एक पेंट की एग्जांपल से समझिए। ये पेंट की एग्जांपल का क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है। तो ये हमारी वॉल है और इसके ऊपर हम लोग पेंट करना चाहते हैं। पेंट करने के लिए हम लोग ने ये पेंट लिया, ये पेंट भरा हुआ, ठीक है, ओके। याद रखिए ये मैं आपकी हेल्प करूँगा, ओके, हाँ। तो चलिए, ये एक हमारा पेंट है। क्या है ये? पेंट। इसको हम लोग वॉल पर पेंट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इसका भी कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन होगा, ठीक है। हमको ये सरफेस टेंशन ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए पेंट करने के लिए? अगर ये सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, तो सरफेस टेंशन ज़्यादा कब होता है? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो ये दोनों एक दूसरे के पास ही रहना पसंद करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस हाल में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है और हम इस पेंट को हम लोग इस वॉल पे पेंट करना चाहेंगे, इस वॉल पे लगाना चाहेंगे, तो हमको बहुत फोर्स लगेगा, ईजिली ये इस वॉल पर पेंट नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं? वो केरोसिन डालते हैं हम लोग उसमें। केरोसिन डालने से क्या होता है? उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो सरफेस टेंशन जब कम होता है तो फिर ये क्या होता है? ईजिली वॉल पर स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए नोट्स में हम लोगों ने क्या लिखा है हमारा, यहाँ क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। व्हाई इज द सरफेस टेंशन ऑफ पेंट एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल केप्ट लो? द सरफेस टेंशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेंट इज केप्ट लो so that they spread over a large area easily and faster। सरफेस टेंशन हम इसलिए कम करते हैं ताकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में अगर ज़्यादा खिंचाव होगा तो वो आसानी से स्प्रेड नहीं होगे। इसलिए हम लोगों ने उसके सरफेस टेंशन को क्या कर दिया? उसमें इंप्योरिटीज़ ऐड करके उसके सरफेस टेंशन को कम कर दिया। अब वो किसी भी वॉल पर आसानी से क्या हो जाएगी? स्टिक हो जाएगी, ओके, ठीक है। अब हम लोग सरफेस टेंशन को मेजर करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट द साइंस ऑफ मेजरमेंट, है ना। अब हम मेजर करना चाहते हैं सरफेस टेंशन को। कैसा मेजर करेंगे? बहुत आसान है। देखिए ये हम लोगों ने एक पानी की सरफेस है, कटोरी के ऊपर का हिस्सा है ना, इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन के इधर भी मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये सब के सब मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी F, और ये जो इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है इसकी लेंथ होगी L। तो बस फिर द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। इसको हम लोग T से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर हम इसका यूनिट बनाएंगे तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और अगर हम इसके डायमेंशंस देखेंगे तो अच्छा, इसका CGS यूनिट क्या होगा? न्यूटन का CGS फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन, और लेंथ का CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका CGS यूनिट और ये हो गया इसका क्या? SI यूनिट, ठीक है, ओके। इसके डायमेंशन होते हैं m0 L1 T -2। तो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? एक्सप्लेन दी सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें भी हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और इसका अपना सरफेस एरिया कैसा रखना चाहता है मिनिमम। अब ये जो एग्जांपल है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।